हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मेवाड़ के राणा रतन सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम तुर्कों द्वारा राजपूत शासकों के द्वारा उनका जो प्रतिरोध है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने राणा हमीर के विषय में चर्चा की, कानड़ देव के विषय में चर्चा की। आज हम रावल रतन सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में गुहिलों के उदय के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा कि राजस्थान के इतिहास को गौरवशाली बनाने का जो कार्य है वो मेवाड़ के गुहिल शासकों को है, और जो मेवाड़ के गुहिल वंश की जो स्थापना है उसका करने का जो श्रेय है वो गुहिलादित्य को जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो जब मध्यकाल की हम बात करेंगे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो इलाका है वो मेवाड़ कहलाता था। और प्राचीन काल में इसको सिवी और प्रागवाट और मेदपाट भी कहा जाता था। और क्योंकि यहाँ पर जो मेड़ जाति है का अधिकार होने के कारण से इसका नाम मेदपाट पड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्थान के इतिहास को है वो गौरवशाली बनाने का कार्य है वो मेवाड़ के है वो गुहिलों को ही है। और जो गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो गुहिलादित्य को वो माना जाता है। और इनका सबसे जो प्रतापी शासक है वो बापा रावल को माना जाता है। तो बापा रावल है वो गुहिल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसको कालभोज भी कहा जाता है। और हमने इस बारे में भी चर्चा की कि जो गुहिलों की जो प्राथमिक राजधानी है वो नागदा थी, और उसके पश्चात जो गुहिलों का बापा रावल के पश्चात है वो अलट है, वो गुहिलों का शासक बनता है। और उसके समय के अंदर है वो जैसे आप जानते हैं कि अलट ने हूड राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था, और आहड़ नामक एक जो पुरातात्विक स्थल है उसकी स्थापना की। और अलट ने वो आहड़ को है वो मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई। और इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मेवाड़ की राजधानी है वो नागदा थी। तो जो 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 अलट है उसके पश्चात है वो गुहिल वंश के वो अनेक शासक बनते हैं। और उनमें जो महत्वपूर्ण शासक है वो जैत्र सिंह के विषय में हमने चर्चा की। तो जैत्र सिंह है उनके समय के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण घटना है। वो ये मानी जाती है कि जैत्र सिंह ने जो मेवाड़ की जो राजधानी है वो क्या कहना चाहिए, चित्तौड़गढ़ को बनाई, क्योंकि जैत्र सिंह है वो परमारों से चित्तौड़ छीन करके वो उसको अपनी राजधानी बनाता है। और जो भूताला का युद्ध है जो 1227 में होता है उसमें गुलाब वंश के शासक है इल्तुतमिश को भी पराजित करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जैत्र सिंह है वो जैत्र सिंह के जो पश्चात है वो तेज सिंह है वो शासक बनता है। और तेज सिंह के पश्चात है वो समर सिंह का वो शासक बनता है। और समर सिंह का जो पुत्र है वो रावल रतन सिंह थे। तो रावल रतन सिंह है वो 1302 के अंदर है वो चित्तौड़गढ़ के शासक बनते हैं। और 1302 के अंदर जो शासक समर सिंह की मृत्यु के बाद में जब वो शासक बनते हैं तो उसके समय के अंदर है वो जो प्रमुख घटना है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी है वो एक प्रकार से जैसा आप जानते हैं कि एक साम्राज्यवादी शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो एक प्रकार से है, आप जानते हैं कि सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से भी बतापूर्ण था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों किया, इसके विषय में विभिन्न कारण है वो बताए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन सबसे प्रमुख कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी और वो सिकंदर की तरह वो एक विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन दिल्ली के कोतवाल की सलाह पर है वो विश्व विजेता के स्थान पर भारत विजय पर वो राजी हो जाता है। और भारत विजय के लिए उसको जो उत्तरी भारत पर विजय और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए जो मालवार, गुजरात और दिल्ली पर जो दक्षिण भारत पर है वो अधिकार करने के लिए वो चित्तौड़ पर अधिकार करना वो उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक प्रकार से वो चित्तौड़गढ़ है उस समय एक अभेद दुर्ग माना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी की है वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को माना जाता है।
दूसरा क्या था कि इस समय मेवाड़ है वो रियासत थी, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, और इनके जो शासक थे गुइल वंश के, जैसे जैत्र सिंह है, तेज सिंह है, समर सिंह है, उस उनके समय में है वो मेवाड़ की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हो गया था। और इल्तुतमिश और नासरुद्दीन महमूद और बलबन जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो दिल्ली के जो उनके सुल्तान थे, वो मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन जो मेवाड़ के प्रभाव को वो रोकने में असफल हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में है वो मेवाड़ के सैनिक है वो काफ़ी उत्साहित थे, और वे गुजरात पर भी अपना साम्राज्य स्थापित है, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और मालवा में के अंदर है वो गुइलों का प्रभाव था ही। तो ऐसी स्थिति में 1299 में जो समर सिंह ने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो गुजरात जा रही थी, तो उसको एक प्रकार से धन लेकर के है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धन लेकर के है वो उसको जाने दिया। तो इससे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी नाराज़ था। तो ऐसी स्थिति में वो चित्तौड़ की बढ़ती हुई शक्ति है उसको वो एक प्रकार से वो रोकना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक साम्राज्यवादी महत्वता के साथ साथ है वो मेवाड़ का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण का प्रमुख कारण था। ये इसके अलावा क्या है कि जो चित्तौड़गढ़ की जो स्थापना, जैसे आप जानते हैं कि चित्रांगन मौर्य के द्वारा की गई थी, और एक अभेद दुर्ग था, और एक तरह से काफ़ी मुस्लिम सेनाओं ने उस पर अधिकार करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो अधिकार नहीं कर सके। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ के दुर्ग है पर अधिकार करना उसकी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। तो अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए भी चित्तौड़ पे अधिकार करना जरूरी था। और जो चित्तौड़गढ़ का जो व्यापारिक जो और जो महत्व था, जो और उसके साथ साथ सामरिक महत्व भी था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो 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 दुर्ग है वो मालवा और गुजरात और दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो ट्रेड रूट है वो चित्तौड़गढ़ से होकर के गुजरता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर यदि प्रभावी प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, तो इसके लिए उसको चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। तो मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी था। इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन जो एक मलिक मोहम्मद जायसी है, जिन्होंने 1540 के अंदर है वो पद्मावत नामक ग्रंथ है उसकी रचना की। तो पद्मावत नामक जो ग्रंथ है उसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पे आक्रमण का जो प्रमुख कारण है वो जो मेवाड़ के जो शासक रतन सिंह है उसकी जो अत्यंत सुंदर पत्नी जो पद्मती है, पद्मनी है, उसको प्राप्त करना है वो बताता है। और जो एक प्रकार से जो जो क्या करना चाहिए, जो पद्मावत है उसके अंदर ये उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी के सौंदर्य का जो वर्णन है वो राघव चेतन नामक एक व्यक्ति से सुनता है। और क्योंकि जो राघव चेतन है वो रतन सिंह के दरबार में था, लेकिन जो तंत्र विद्या करता था, तो रतन सिंह को पता चला तो वो उसको अपने दरबार से निष्कासित कर देता है। और वो एक प्रकार से क्या है कि रानी जो वो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ चला जाता है और उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। तो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना उसका प्रमुख कारण बताता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पद्मावत की रचना है वो 1540 में हुई, अर्थात जो ये घटना घटित हुई इसके 240 वर्ष बाद में है। तो इस प्रकार से जो पद्मावत की जो पद्मिनी की जो कथा है उसके बारे में आप जानते हैं कि जो पद्मिनी है जो उसमें जो की कहानी है उसमें जो पद्मावत में मिलती है उसके अनुसार क्या है कि पद्मिनी जो सेल देव के राजा गंधर्वसेन की जो पुत्री थी, और उसके पास हीरामन नामक एक पालतू तोता था, और वो एक दिन पिंजरे से उड़ जाता है और एक शिकारी उसको तोते को पकड़ लेता है हीरामन को, और उसे एक ब्राह्मण को बेच देता है, और ब्राह्मण उसे मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह को बेच देता है। रतन सिंह ने तोते को पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में सुना, तोते ने पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में बताया। तो रतन सिंह है वो 12 वर्ष तक योगी की भेष के अंदर है वो सील द्वीप में पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और अंततः उसको सफलता मिल जाती है, और वो गंधर्वसेन वो अपनी पुत्री का विवाह पद्मिनी का विवाह रतन सिंह से कर देता है, और रतन सिंह उसको चित्तौड़ ले आता है। तो एक दिन राघव चेतन नामक जो विद्वान है वो रतन सिंह के दरबार में आता है, और रतन सिंह ने उसे सेना में रख लिया, किंतु जब उसे पता चला कि जो राघव चेतन है वो जादू टोना करने में निपुण है, और उसे ऐसी स्थिति में जो रतन सिंह है वो उसको चित्तौड़गढ़ से निष्कासित कर देता है।
और ऐसी स्थिति में राघव चित्तन है वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताता है और ऐसी स्थिति में मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी है उस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो इस तरह से क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के जो कई कारण हैं वो बताए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। तो इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर है वो आक्रमण है वो करता है। तो चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पे जब आक्रमण करता है तो वो 28 जनवरी 1303 के अंदर है वो दिल्ली से है वो चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करता है और वो जो 2 महीने तक है वो सुल्तान जो एक प्रकार से है वो दुर्ग को घेरा डालता है, लेकिन उसको कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो रतन सिंह के जो सरदार सैनिक हैं वो सुल्तान की सेना को है वो एक तरह से कड़ा एक तरह से मुकाबला करते हैं और अलाउद्दीन की जो सेना उसको कोई सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी रणनीति में वो परिवर्तन करता है और लेकिन फिर भी क्या है कि 8 महीने तक है वो दुर्ग का घेरा वो डाले रखता है। लेकिन 8 महीने तक डाले रखने के कारण से है वो एक प्रकार से जैसा जानते हैं कि सुल्तान को कोई सफलता नहीं मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी चालाकी का सहारा लेता है और रतन सिंह को संदेश भिजवाता है कि वह तो पद्मिनी की झलक देखना चाहता है और झलक देखते ही दिल्ली लौट जाएगा। और इसी क्रम में वो रतन सिंह को बुलाता है, लेकिन वो धोखे से बंदी बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में रानी पद्मिनी ने जो राजपूत सरदार जो गोराव बादल थे उनके साथ मिलकर एक योजना बनाती है और सुल्तान को संदेश भिजवाती है कि रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ शाही हरम में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में 1600 जो पालकियाँ मंगवाती है और पद्मिनी और दासियों के स्थान पर पद्मिनी के वेश के अंदर है वो जो जो राजपूत योद्धा बैठ करके जाते हैं और वो रतन सिंह को है और जो एक तरह से जो बंदी बना के रखा था उसको पालकी में बैठा करके वो मुक्त करा लेते हैं। लेकिन एक तरह से शाही सेना उसका पीछा करती है और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि गोरा बादल है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और रतन सिंह है वो भी है वो एक प्रकार से है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है और जब पद्मिनी है वो जोहर करती है। तो इस तरह से क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसके पश्चात चित्तौड़गढ़ पे जब अधिकार कर लिया जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो अपने जो पुत्र जो खिज़र खां हैं उसको वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का जो प्रशासक है या शासक नियुक्त कर देता है। तो इसके पश्चात जो राजपूत जो शासक हैं राजपूत जो वीर हैं वो खिज़र खां को वो चैन की नींद नहीं बैठने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अलाउद्दीन खिलजी वो खिज़र खां को दिल्ली बुला लेता है और उसके स्थान पर है वो जालोर के सोनग्रा चौहान जो मालदेव था जो कानड़ देव का जो लड़का था दूसरा लड़का था उसको जो मालदेव है उसको चित्तौड़गढ़ का जो अधिकारी है वो नियुक्त कर देता है। तो मालदेव के समय में चौहानों का है वो मेवाड़ के अंदर चौहानों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है और लेकिन जो मेवाड़ के जो गुहिल वंशीय हैं वो मेवाड़ को पुनः प्राप्त करने का जो प्रयास जारी रखते हैं और जो गुहिलों की एक छोटी शाखा का जो सरदार हमीर है उसके नेतृत्व के अंदर संघर्ष जारी रखते हैं और अंत के अंदर जो हमीर है वो चित्तौड़गढ़ पर वो पुनः अधिकार स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो हमीर है वो 1326 तक है वो चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित करता है और मेवाड़ के सिसोदिया जो राजवंश है उसकी नींव वो रखता है और वो स्वतंत्र भारत तक है वो मेवाड़ पर है वो गुहिलों जो एक तरह से सिसोदिया राजवंश है उसका एक शासन वो रहता है। तो इस तरह से क्या है कि जो रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो रावल रतन सिंह था और उसके बाद में सिसोदिया शाखा है उसकी स्थापना है वो होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का महाराणा जो रतन सिंह है वो एक प्रकार से गुहिलों का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने एक प्रकार से वो अलाउद्दीन खिलजी है उसके आक्रमण का उन्होंने वो सामना किया। और इस प्रकार रतन सिंह के साथ ही है जो जैसा कि हमने बताया कि रतन सिंह के पश्चात है वो एक प्रकार से है वो
अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ को हस्तगत कर लेता है और उसका नाम खिजराबाद है वो रख लेता है और उसको प्रशासक नियुक्त कर देता है। तो कुछ समय तक है वो एक प्रकार से जैसे मैंने कहता है कि मेवाड़ पर है वो चौहानों का प्रभाव रहता है, लेकिन थोड़े से भी पश्चात ये 1326 के अंदर है वो किस प्रकार हमीर है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार जो हमीर के पश्चात है वो मेवाड़ के शासक है वो सिसोदिया कहलाने लग जाते हैं और हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पश्चात है वो मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के विभिन्न शासक हैं वो बनते हैं, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।